अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका दोस्त डॉक्टर अजीम साबिर। आज जो हमारा मौजूद गुफ्तगू है वो है सेहतमंद ज़िंदगी। सेहतमंद, खुशगवार और भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर उमैर अली साहब, जो कि बेसिकली फ़ूड साइंस के एक्सपर्ट हैं और ये पिछले कई सालों से सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के हवाले से लोगों को ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। वेलकम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बताएं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि सेहतमंद ज़िंदगी कहते किसको है। सेहतमंद ज़िंदगी की डेफिनेशन क्या है? सेहतमंद ज़िंदगी के 3 पॉइंट्स हैं, अगर आप वो फुलफ़िल करते हैं तो आप उस ज़िंदगी को कह सकते हैं कि दैट इज़ अ हेल्दी लाइफ। नंबर 1, आप फिज़िकली फ़िट हों। नंबर 2, आप मेंटली फ़िट हों। और नंबर 3 जो है, आप सोशली एक्टिव हों। अब इसको अगर थोड़ा सा हम इलेबोरेट करें तो फिज़िकल फिटनेस से मुराद यहाँ पे ये ली जाती है कि आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ ना हो, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ होगी और इन्फ्लेमेशन होगी कोई आपकी बॉडी में, आपको कोई डिसेबिलिटी ना हो। अगर हम मेंटल फिटनेस की बात करें तो उससे मुराद हम ये लेते हैं कि आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाए, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ना जाए, और आप नए नए आइडियाज़ पे काम करें, नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचें। और नंबर 3 जो हम बात करते हैं सोशली एक्टिव, कि आपका लोगों के साथ जो रिलेशन है वो फ्रेंडली होना चाहिए, आपका उनके साथ एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर ये 3 पॉइंट्स आप फुलफ़िल करते हैं तो उसको हम ये कहते हैं कि दैट इज़ अ हेल्दी लाइफ। और अगर इसमें कोई भी 1 पॉइंट मिसिंग है, 2 पॉइंट मिसिंग है, तो वो हेल्दी ज़िंदगी नहीं हो सकती, वो सिर्फ और सिर्फ हम फिर डॉक्टर साहब देखें, ज़िंदगी कह लेते हैं। फिज़िकली फ़िट तो हमें सामने नज़र आ जाएगा, बंदा फिट है। जी जी फिर ये जो आपने थर्ड पॉइंट बताया, जी जी एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी चले पता चल जाएगा कि बंदा एक्सरसाइज करता है या नहीं। ये मेंटली फिट का कैसे आइडिया? जी बिल्कुल, देखने से पता चल देखने से बंदा देखिए जी, मेंटली फिट आपको पता लगेगा उसके एक्शन से। ओके, उसके जो एक्शंस होंगे, उसका जो आपके साथ एटीट्यूड होगा, ये दोनों लास्ट 2 पॉइंट्स है, ये इंटरकनेक्टेड है। अगर आपके साथ उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा है। अगर आपके साथ उसका एटीट्यूड नेगेटिव है तो इसका मतलब यह है कि उसका माइंड उसको ये चीज़ करने पे मजबूर कर रहा है। और मे भी मुझ में कोई खराबी हो जिसकी वजह से वो, यानी कि मेरे साथ एटीट्यूड नहीं देखिए जी, अगर आपके अंदर भी खराबी है तो उसका फिर दूसरा हल है, पोलाइटली भी बात कर सकता है। आपके पास हज़ारों ऐसी एग्जांपल्स होंगी, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा हर चीज़ होती है, लेकिन पोलाइटनेस भी तो एक है ना, कि आप उसके साथ पोलाइट रह के बात कर लें। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, हम नॉर्मली सोशल मीडिया पे सुन रहे होते हैं, डिफरेंट डाइटेशन जो हैं वो बता रहे होते हैं कि आप बैलेंस डाइट यूज़ करें, फलां चीज़ यूज़ करें, नाश्ते में ये चीज़ यूज़ करें, और लंच में आपने सैलड यूज़ करना है, डिनर में आपने फलां चीज़ यूज़ करनी है। बेसिकली ये बैलेंस डाइट या मतवाज़न ग़िज़ा जिसको हम कहते हैं, ये होती क्या है? क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए कि जिसको हम कह सकेंगे ये वाकई बैलेंस डाइट है? अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखें कि मतवाज़न ग़िज़ा वो ग़िज़ा है जिसमें आप हर पोर्शन से जो डिफरेंट प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, आप हर पोर्शन से खुराक कंज्यूम कर रहे हैं। आप ये नहीं है, कुछ लोग मैंने देखा है कि वो डाइट करते हैं, वो मुकम्मल तौर पर फैट जो है वो लेना छोड़ देते हैं, जबकि लिटरेचर ये कहता है कि आपको 50 to 60% जो अपनी एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से लेनी है, आपको 30% एनर्जी जो है वो फैट से लेनी है, मेजर पोर्शन है एक फैट का, और उसके बाद प्रोटीन आती है, 10 to 20% प्रोटीन से लेनी है। यानी सेकंड नंबर पे फैट को वो कहते हैं जी आप इसको कंज्यूम करें। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी फैट हम कंज्यूम करें, तो वो गुड फैट होनी चाहिए, जैसे आपका मिल्क हो गया, जैसे आपके ये ऑयल सीड्स आते हैं, जैसे ग्राउंड नट हो गया आपका, ठीक है, अखरोट हो गया, आप इन चीज़ों को, ऑलिव ऑयल आप यूज़ करें, तो ये भी फैट सब आप ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली पाकिस्तान की मैशत आपके सामने है, और पर कैपिटा जो इनकम है, हाँ जी, एक आम बंदे की, आप उसका अंदाज़ा बेहतर लगा सकते हैं। तो एक जो लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास से बिल्कुल इंसान बिलोंग करता है, तो वो कैसे प्रॉपर डाइट या फिर मतवाज़न ग़िज़ा की सारी चीज़ें पूरी कर सकता है? कोई ऐसा आसान वे नहीं है कि एक आम बंदा भी अपनी ज़िंदगी में बैलेंस डाइट
अच्छा अपना देखें जी, आम पर्सन, आपने बड़ी अच्छी बात की है कंट्री की सिचुएशन को सामने रखते हुए, कि आम बंदा अगर ड्राई फ्रूट्स या ऑलिव ऑयल्स ये चीज़ें एक्सपेंसिव है कंज्यूम नहीं कर सकता, तो इसकी अल्टरनेटिव चीज़ें मौजूद हैं। दूध का एक गिलास वो ले ले, उसको वहाँ से फ़ैट मिल जाएगी। वो अंडा कंज्यूम कर ले, उसको वहाँ से फ़ैट मिल जाएगी। डॉक्टर साहब दूध जो है वो पर लीटर 200 जी जी 220 जी रुपए, जी ठीक है। अगर हम अंडे की बात करें तो वो 30 से 40 रुपए जी जी, पर अंडा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक मज़दूर जिसकी मजदूरी जो है वो 900 या जी 1000 जी, रुपए है, और ऐसा ही है। 6 to 7 उसके फैमिली मेंबर हैं, तो वो कैसे ये दूध दही अंडे इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ला सकता है? डॉक्टर साहब चलें, आपकी ये भी मान ली कि दूध वो नहीं कंज्यूम कर सकता, नॉर्मली अंडा हर बंदा ही अफोर्ड कर लेता है, नॉर्मली दूध भी हर घर में जाता है, चले मान लिया कि वो नहीं कंज्यूम करते, अंडा ऑलमोस्ट हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। अगर वो अंडा भी नहीं अफोर्ड कर सकता तो डेफिनेटली फिर वो घर में सुबह नाश्ते में आपने देखा कि कॉमन प्रैक्टिस है कि पराठे बनते हैं, तो आपको वहाँ से भी फैट मिल जाती है कुछ ना कुछ। फिर आप घर में सालन बनाते हैं उसके अंदर आप ऑयल यूज़ करते हैं डेफिनेटली, तो ज़ाहिर बात है जो आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ फैट, तो आपको वहाँ से भी लिपिड का जो पोर्शन है वो आपको मिल रहा है। फिर कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं अगर आप वो कंज्यूम करते हैं तो उनमें भी फैट का कुछ ना कुछ पोर्शन मौजूद होता है। यहाँ पे मेरा कंसर्न ये था कि आपने जो बैड फैट है, जैसे डीप फ्राइंग चीज़ें होती हैं, समोसा हो गया, पकोड़े हो गए, ये वाली चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी, इनसे हमें बैड फैट बैड कोलेस्ट्रॉल ये चीज़ें हमें मिलती हैं। वो चीज़ें आपने कोशिश करना है कि उनको कम से कम आप यूज़ करें। और मतवाज़न ग़िज़ा के लिए आप वेजिटेबल्स, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लीफ़ी वेजिटेबल्स जो है वो कंज्यूम करें, आप फ्रूट्स यूज़ करें, आप डेयरी आइटम्स यूज़ करें, आप सीरियल्स अच्छा डॉक्टर यूज़ साहब, करें। एक नॉर्मल इंसान डेली बेसिस पे मिनिमम क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करे तो वो चीज़ें सारी मतवाज़न ग़िज़ा में काउंट हों कि इस बंदे ने अपने डेली लाइफ में मतवाज़न ग़िज़ा या बैलेंस डाइट जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दे? यानी कि मिनिमम क्या क्राइटेरिया है कि आप बैलेंस डाइट को फुलफ़िल कर सकते? अच्छा, उसके लिए जो क्राइटेरिया मिनिमम वो यही है कि जो मेजर ग्रुप ऑफ पोर्शन है फूड के, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, विटामिन है, मिनरल हैं, आप हर पोर्शन से फूड कंज्यूम करें। अब लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनको यही नहीं पता होता कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं या नहीं हैं, इसके अंदर लिपिड्स हैं या नहीं हैं। तो उसके लिए मैं आसान सा एक चीज़ें कहता होता हूँ उनको कि आप सुबह नाश्ते में एक अंडा यूज़ कर लें, आप उसके साथ कोई ब्रांड ब्रेड जो है वो यूज़ कर लें, सिंपल सी, ठीक हो गया। आप चाय आप यूज़ कर लें और कोशिश करें कि चीनी के बगैर आप शुगरी आइटम्स को कम से कम कंज्यूम करें, तो आप वो यूज़ कर लें। उसके बाद अगर आप चाय नहीं लेते, आप दही यूज़ करना चाहते हो तो आप दही यूज़ कर लें, डेयरी सोर्स से भी आपको एनर्जी मिल जाएगी। फिर आप उसके बाद दोपहर लंच में आ जाएं तो आप सैलड का इस्तेमाल कर लें, साथ आप कोई दाल वगैरह कंज्यूम कर लें, पल्सेस। अगर आप मीट अफोर्ड कर सकते हैं तो बेहतर है कि आप फिर लंच में जो है वो मीट का कुछ पोर्शन ले लें। इसी तरह अगर आप नाइट में आते हैं तो नाइट में अगर आप मीट अफोर्ड कर सकते हैं तो ग्रिल पीस जो है चिकन का, आप उसको कंज्यूम करें। अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप पल्सेस ले लें, आप बॉयल्ड राइस जो होते हैं आप वो ले लें, बॉयल्ड राइस के साथ आप कोई दाल वगैरह, कोई पल्सेस वगैरह वो उसके साथ यूज़ कर लें। रात को अगर आप दूध अफोर्ड कर सकते हैं तो बेहतर है आप वो लें, अगर आप वो भी नहीं ले सकते तो फिर आप ग्रीन टी कंज्यूम कर लें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ सूटेबल है। तो ये एक नॉर्मल सा प्लान है, इससे अगर आप ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो नॉर्मली हर ग्रुप से आपको। सपोज हम अपनी डेली लाइफ में बैलेंस डाइट यूज़ भी कर रहे हैं, हाँ जी, लेकिन बैलेंस डाइट यूज़ करने के साथ साथ ना ही हमारी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना ही हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग कर रही है, ना ही वेट गेन हो रहा है या वेट लूज़ हो रहा है, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अरे डॉक्टर साहब, जो वेट गेन हो रहा है या लूज़ हो रहा है इसमें कुछ चीज़ें मैटर करती हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। देखिए, हर जो ग्रुप है लाइफस्टाइल के भी कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं कि अगर एक पर्सन इनएक्टिव है टोटली और उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, मैं मिसाल देता हूँ 1000 किलो कैलोरीज, लेकिन वो कंज्यूम कर रहा है 1200 किलो कैलोरीज, तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये 200 किलो कैलोरी जो वो एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहा है। इसी तरह एक पर्सन है वो मॉडरेटली एक्टिव है, लेकिन वो कंज्यूम, उसको रिक्वायरमेंट है 1500 किलो कैलोरीज की,
लेकिन वो कंज्यूम कर रहा है 1000 किलो कैलोरीज या 1200 किलो कैलोरीज। तो ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें, वो आपको प्रॉपर ये चीज़ देगा कि आप किस कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं और आपकी डेली की एनर्जी रिक्वायरमेंट है कितनी। देन आप फिर जा सकेंगे वेट गेन की तरफ या वेट लॉस की तरफ। अदरवाइज आप उसी जगह पे अटके रहेंगे, आपको ये चीज़ नहीं समझ आएगी कि मैं खा भी सारा कुछ रहा हूँ और वेट गेन भी नहीं हो रहा, लूज़ भी नहीं हो रहा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपकी बॉडी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो फिर हम उससे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी डाइट जो है वो कंज्यूम करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डाइट हैं जिनको खाने से वेट लूज़ होता है और कुछ ऐसी भी हैं जिनको कंज्यूम करने से आपका वेट जो है वो बढ़ता है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सेहतमंद अफराद की लिस्ट में शामिल हैं या फिर जो कमज़ोर या लागर या बीमार इंसान है उनकी लिस्ट में शामिल है? अच्छा, इसके लिए बड़ा यूज़ प्रॉपर डाइट ही प्रॉपर डाइट, इसके लिए एक बड़ा आसान सा कुलिया है कि उसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। न्यूट्रिशनिस्ट की लैंग्वेज में, न्यूट्रिशन की लैंग्वेज में बॉडी मास इंडेक्स, वो आप घर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका आसान सा तरीका ये होता है कि आप अपना वेट नोट करें, आपका वेट कितना है, 80 kg है, 85 kg है, और आप अपनी हाइट नोट कर लें कितने फीट है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 5.10 फीट है, तो नहीं आप मेरा करें, मेरी सपोज 6 फीट हाइट है मेरी, हाँ जी, मेरा BMI या मेरा कितना वेट होगा, कितना होना चाहिए? आप देखें जी, आपकी वेट कितना है आपका? मेरा 64 kg। 64 kg आप लिखें आपका वेट है, और आपकी हाइट कितनी है? 6 फीट है। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ करनी है कि जो फीट है उसको कन्वर्ट कर देना मीटर में। ठीक है, ठीक है, तो 6 फीट को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, और 1 फीट जो होता है वो 0.3 मीटर के इक्वल होता है। ओके, ठीक हो गया। अब ये इसको आप कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई करें 6 को 0.3 से, और ये जो आपका आंसर आएगा फिर आपने इसका स्क्वायर ले लेना है। ओके, और आंसर आपके पास आ जाएगा। फार्मूला होता है इसका वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये आपके पास जो आंसर आएगा ये आप लिख लेंगे। मिसाल के तौर पर आपका आंसर आता है बिलो 18.5 जी, ये 17 पॉइंट समथिंग 17 पॉइंट समथिंग। तो ये अगर 18.5 से कम आता है तो आप अंडर वेट है। ओके, आपको डाइट की ज़रूरत है वेट गेन करने के लिए, हेल्दी पर्सनस में आने के लिए। आप अंडर वेट हैं, तो अगर आपका आंसर 18.5 से 24.9 की रेंज में आता है तो दिस इज़ हेल्दी BMI, ये इंसान हर लिहाज से फिट होगा। और अगर आपका जो BMI है वो आता है 24.9 यानी 25 से लेकर 29.9 की रेंज में, तो आप फिर आते हैं जी ओवरवेट पर्सनस में। आपका वज़न ज़्यादा है, आपको इसको कम करना पड़ेगा हेल्दी रेंज में आने के लिए। और अगर आप 30 से भी क्रॉस कर जाते हैं आपका आंसर, तो आप ओबेसिटी में आते हैं, मोटापे में आते हैं। और ये कहा जाता है कि जो ओबेसिटी है इज़ द मदर ऑफ हार्ट डिजीज़। तो ओबेसिटी एक जड़ है, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से आपको हार्ट डिजीज़, जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उनका इशू होगा। ओबेसिटी की वजह से आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज आएंगे। ओबेसिटी की वजह से डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं ओबेसिटी की वजह से ब्लड प्रेशर का इशू, जी, जी। लेकिन नॉर्मली सोसाइटी में ये बात सुनने को मिलती है कि जो सोडियम है या बेसिकली साल्ट जो है इसकी वजह से ब्लड प्रेशर, बिल्कुल साल्ट की वजह से होता है ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जब लिखा जाता है कि ओबेसिटी इज़ द मदर, ये सारी डिजीज़ जो हैं ये आपस में इंटरलिंक हैं। ओबेसिटी की वजह से आपको जो गैस्ट्रिक इशू हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे, आपकी डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। ठीक हो गया, आपकी जो बॉडी मिनरल को कंज्यूम करने की एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगी। आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक करती हैं, और जिसकी वजह से भी डिफरेंट जो डिजीज़ हैं वो सारी की सारी जन्म लेती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली ये होता है कि एज गुजरने के साथ साथ जी जी आपका BMI उधर ही कांस्टेंट, जबकि आपकी डाइट भी अच्छी है, ना आपका वेट गेन हो रहा है, ठीक है, ना लूज हो रहा है, ठीक है, एक ही जगह पे कांस्टेंट है, और हाइट भी आपको पता है कि उम्र के एक हिस्से में जाकर कांस्टेंट हो जाती है। तो फिर ये डाइट या ये BMI जो है इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए, अगर तो आपका BMI हेल्दी रेंज में कांस्टेंट है, वो हेल्दी रेंज में है जैसे 18.5 से 24.9, दैट्स गुड, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो ओवरवेट कैटेगरी में जाके कांस्टेंट हो गया, ना वो कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है,
तो डेफिनेटली आपने उसको कम की तरफ लेके आना है। तो फिर आप अपना डाइट प्लान सजेस्ट करवाएंगे, डाइट प्लान आप सजेस्ट करवाएंगे, उसमें वो रद्दोबदल करेंगे कि आपने फ़ैट से कितना पोर्शन लेना। हो सकता है आपके वो फ़ैट पोर्शन में कमी करें, या ये भी हो सकता है कि आप कार्बोहाइड्रेट का जो पोर्शन है वो आप एक्सेस यूज़ कर रहे हैं 50 to 60% से। और जब डेफिनेटली जब आपने वेट कम करना होता है तो डाइट के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करना पड़ता है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपको फिर प्रॉपर डाइट प्लान किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके आपको लेना पड़ता है, जो आपको सजेस्ट करता है कि आपको कौन सी डाइट कितनी सर्विंग में लेनी है। हो सकता है आप मीट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन आपको जो 10-20% प्रोटीन से लेनी है, लेकिन आप 30% ले रहे हैं। तो ये चीज़ें फिर आपको न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके वो आपको डाइट प्लान देता है, जिससे आप लोग वेट गेन कर सकते हैं या वेट आप लूज़ कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो नाजरीन हैं, जी जी। इनमें से जो लोग आपकी तरह फिट होना चाहते हैं तो उनको क्या मशवरा देंगे कि वो अपनी डेली लाइफ में किन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दें या किन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें ताकि वो आपकी तरह फिट नज़र आए? देखें जी, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर लिया है। इसमें ये होता है कि आप सबसे पहले तो जो है, जो शुगरी आइटम्स हैं उनका कंज्यूम कम से कम करें। आप जो फास्ट फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा हो गया, जिंगर हो गया, बट आज लोगों की रूटीन है कि ये फास्ट फूड की, ये आप कम से कम करें। मैं ये नहीं कहता कि आप ना खाएं, आप खाएं, मंथ में 1 दफ़ा खा लिया या 2 दफ़ा खा लिया, दैट्स सफिशेंट। आप शुगरी ड्रिंक्स कम करें, आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम करें, आप चीनी जो आप मीठा खाते हैं उसका इस्तेमाल आप कम से कम करें, और कोशिश करें आप नेचुरल डाइट्स लें, लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करें, सैलड यूज़ करें। ठीक है, लोग नॉर्मली क्या करते हैं आजकल, प्रोसेस्ड फूड की तरफ जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ और ख़ुद भी कोशिश करता हूँ कि प्रोसेस्ड फूड जो है वो कम से कम कंज्यूम करूँ, नेचुरल डाइट पर रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली जो लोग ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज़ करते हैं जी जी। और साथ पूछ रहे होते हैं कि इनका क्या नुकसान है हमारी सेहत के हवाले से, तो कोई है आपको इस हवाले से जी जी। कोल्ड ड्रिंक यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या एक ख़ास हद तक तो कर लें उसके बाद ना करें? जी डॉक्टर साहब, इस पर डिफरेंट लिटरेचर मौजूद है। इंडिया में एक रिसर्च हुई थी आज से कोई 10 साल पहले, तो उनकी रिपोर्ट ये थी, अगर आप कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हैं एक्सेस क्वांटिटी में, मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एक्सेस, यानी एक तो आपने यही होगा कि हफ्ते में 1 गिलास पी लिया तो वो एक्सेस में नहीं आता, आप डेली बेसिस पे आप यूज़ कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, तो उनका ये था कि उससे आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होंगे, आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब होगा, और साथ ही साथ आपके जो टीथ हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, उनकी जो इनेमल लेयर है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ आपको खुदा न खास्ता डायबिटीज़ का इशू भी बन सकता है, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक 100 ml है, 100 ml का जो उसका पोर्शन है उसके अंदर 42 किलो कैलोरीज हैं, दैट इज़ मेजर पोर्शन। यानी 42 किलो कैलोरीज का मतलब ये होता है कि आप 4 चीनी के चम्मच खा लें, इतनी शुगर होती है उसके अंदर। जी नाजरीन, ये सुन ले, अगर आप 100 ml की एक कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हैं तो इट मींस के 4 चाय के जो चम्मच नहीं, सॉरी, आप 4 भी नहीं, आप, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम है उसके अंदर 4 किलो कैलोरीज हैं, तो ये 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करें कितने चम्मच के साथ, 10 के साथ, तो फिर वो बनता है 40 किलो कैलोरीज। तो 10 चीनी के चम्मच यानी 10.5 चीनी के चम्मच आप कंज्यूम, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक 100 ml की कोल्ड ड्रिंक जो है वो 40 चाय के चम्मच, 40 नहीं, आप बात नहीं समझे, 10 चम्मच आप कंज्यूम कर लें। अच्छा, चीनी 10 चीनी के चम्मच, हाँ जी, चाय वाले, जी जी, वो कंज्यूम कर लें। बिल्कुल। बड़ी हैरानकुन बात है डॉक्टर साहब। हाँ जी, ये इस तरह है, तो इतनी चीनी आप एक कोल्ड ड्रिंक से कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो इससे परहेज़ करनी चाहिए, कम से कम आप मीठा इस्तेमाल करें। सही, चलें जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग योर टाइम। बहुत शुक्रिया।